यहाँ पे आप क्वांटिफायर के बारे में पढ़ेंगे 1.3 में। तो सबसे पहले देख लीजिए क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। जिससे क्वांटिफायर की आप बात करेंगे तो क्वांटिफायर क्या होते हैं, कोई वर्ड होता है या कोई फ्रेज होता है जिससे हम क्या करते हैं, कोई किसी को डिनोट करते हैं यहाँ पे कोई भी थिंग्स को। तो यहाँ पे दो टाइप्स है क्वांटिफायर के, एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब सबसे पहले इनके सिंबल देख लीजिए कि कैसे सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके सिंबल। जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए देखिए ऐसे सिंबल का यूज़ करेंगे आप। ये होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और ये आपका होता है एक्सटिंग्विशर क्वांटिफायर। ये ऐसा होता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ये उल्टा ए दिख रहा होगा आपको, ई का अपोजिट दिख रहा होगा, जस्ट ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है यूनिवर्सल, वो है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब इनका मीनिंग क्या है, यानी ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या स्टैंड्स कर रहा है ये। तो यहाँ पे क्या ये इसका मीनिंग है फॉर ऑल वैल्यूज़। इसका मीनिंग क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज़। और इसका मीनिंग होता है फॉर वन या फिर कहिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। तो ये है। अब ये आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, हम यहाँ पे जब क्या एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे तब आपको समझ में आएगा इसका क्या मीनिंग है। जैसे देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मैं एक मेरा सेट है, मैं कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर 1 2 3 ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब इसका यूज़ क्या है यहाँ पे, तो ये सिंबल का देखिए मैं यूज़ करके क्या लिखेंगे, ये सिंबल आ गया मेरा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद x बिलोंग्स टू a, ठीक है। x किसको बिलोंग्स कर रहा है, a को। और यहाँ पे मैं कोई कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन क्या है मेरी, x लेस देन 4, ऐसा देखिए। x लेस देन 4 का मतलब क्या है कि a के अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो 4 से क्या है, कम है। यहाँ पे आप देख ही रहे 1 2 3 है। मान लीजिए अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ पे मुझे इक्वल डालना पड़ेगा। मीनिंग क्या है यहाँ पे आपको बताने का, ये चीज़ का यहाँ पे कि ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है यहाँ पे, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हर एक वैल्यूज क्या करना चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे जितनी भी ए की वैल्यूज हैं ये सब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर एक भी वैल्यू वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो अगर हमको ये इसकी ट्रूथ वैल्यू कभी कभी लिखनी पड़ती है तो हम क्या लिखेंगे, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फिर वहां पे फॉल्स होगी। तो यूनिवर्सल का मीनिंग है कि हर एक वैल्यू कोई भी देखिए फॉर ऑल वैल्यूज, यानी ऑल वैल्यू क्या करना चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगी, तो जो भी कंडीशन आगे क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर ऐसा सिंबल आपको दिख गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर का, तो उसका मीनिंग क्या है, हर एक वैल्यू को, ये कंडीशन को, जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ पे एक ही, सबको क्या करना है, कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। अगर एक सिंगल वैल्यू भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, यहाँ पे मान लीजिए सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे 5 ले लें तो 5 तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो कभी हमको अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी होती है तो क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखेंगे, उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है वहां पे, क्योंकि यूनिवर्सल क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज, यानी हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करना है यहाँ पे। अब उसी तरह यहाँ पे एक्सटिंग्विशर की अगर आप बात करेंगे तो एक्सटिंग्विशर का एग्जाम्पल हमने ले लिया, चलिए ए ले लिया हमने, कोई भी सेट है। अब ए सेट के आप नंबर कंसिडर कर लीजिए, जैसे ले लिए हमने 2 3 4 6, ये ले लिया आपने। अब हमने यहाँ पे यूज़ किया एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे देखिए एक्सटिंग्विशर क्वांटिफायर, x बिलोंग्स टू a सच दैट, जैसे सच दैट का काफ़ी यूज़ होता है यहाँ पे। अब सच दैट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इज एन ऑड, x क्या है आपका, ऑड है। अब यहाँ पे देखिए एक्सटिंग्विशर क्वांटिफायर में क्या लिख रहे हैं हम, फॉर 1, यानी एक वैल्यू ने भी मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तो मेरी वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर मुझे उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखना है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फिर ट्रू होगी यहाँ पे। तो ये होता है एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मीनिंग होता है यहाँ पे। तो एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर में देखिए यहाँ पे ए में हम देखेंगे, ए में कोई भी हमारा ऑड नंबर है 3 है ऑड नंबर, तो हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू 3 क्या कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई यहाँ पे कर रहा है। सिर्फ एक वैल्यू भी कर लें या एक वैल्यू से मोर देन 1, देखिए एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 और मोर देन 1, यानी 2 वैल्यूज भी सेटिस्फाई कर रही है या 3 वैल्यूज भी, तो भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आप वहां पे ट्रूथ वैल्यू क्या होगी आपकी, t होगी ऐसे कंडीशंस में।
तो आपको यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर बता रहे हैं ये दोनों सिंबल। ये सिंबल यूनिवर्सल यानी हर एक वैल्यू को कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तब जाके इसकी ट्रूथ वैल्यू टी होगी। एक्सटिंग्विशर कह रहा है कि एक वैल्यू ने भी मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो मेरी वैल्यूज क्या आएगी, वहां पे ट्रू आएगी यहाँ पे। तो ये दो थे आपके, क्या है, एक यूनिवर्सल और एक है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, आपके एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसी तरह हम डुअल्स के बारे में पढ़ेंगे अब यहाँ पे 1.3 में। डुअल या डुअल्स आप बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है डुअल या डुअल्स, तो डुअल या डुअल्स की बात अगर आप करेंगे, देखिए डुअल्स में क्या होता है, दो कंपाउंड स्टेटमेंट है आपके पास, मान लीजिए P है Q है, ये दो मेरे क्या है कंपाउंड स्टेटमेंट, इनके बीच में कोई भी रिलेशन होगा, कोई भी रिलेशन हो सकता है, एंड है, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं आप, यहाँ पे एंड है, फिर यहाँ पे और है, फिर यहाँ पे स्मॉल c है, ओके, तो ऐसा रिलेशन है इसका। तो यहाँ पे डुअल्स में देखिए 2 से 3 रूल आपको हमेशा याद रखना है डुअल्स के केस में। डुअल्स के केस में हमको सबसे पहले याद क्या रखना है, तो यहाँ पे हमारा एंड जो होता है, एंड ये इंटरचेंज होगा, क्या होगा, इंटरचेंज के लिए मैं चलिए ऐसे सिंबल, ये तो डबल इम्प्लाइज आप समझ लेंगे, वरना इंटरचेंज के लिए ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एंड और ये और को क्या करना है, इंटरचेंज, यानी डुअल्स लिखते टाइम क्या करते, टाइम डुअल्स या इंटरचेंज ही लिखते थे, इंटरचेंज विथ, तो ये सॉरी, तो एंड किससे इंटरचेंज हो जाएगा, और से, और वाइस वर्सा भी है, अपोजिट भी होगा, यानी इसको हम ऐसा, जैसे मैट्रिक्स में आप देखते थे ऐसा इंटरचेंज हम दिखाते थे ना मैट्रिक्स में, तो वो याद कर लीजिए यहाँ पे कि एंड आएगा तो एंड की जगह और आएगा तो और की जगह आपको क्या यूज़ करना है, एंड यूज़ करना है, एंड वाइस वर्सा, ओके। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, नेगेशन का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, नेगेशन डज नॉट चेंज फॉर डुअल्स, यानी डुअल्स के केस में क्या होंगे, नेगेशन चेंज नहीं, नेगेशन जहां भी होगा आपका, मान लीजिए यहाँ नेगेशन है मेरा, तो ये नेगेशन वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए 2-3 वैल्यूज है, एक होता है स्मॉल c, एक होता है स्मॉल t। ये जो स्मॉल c है इसका मीनिंग होता है कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमने 1.2 में किया था। स्मॉल t का मतलब होता है टोटोलॉजी। तो यहाँ पे जो स्मॉल c है हमारा, ये भी इंटरचेंज, ये याद रखिए इंटरचेंज है, हाँ, इसको वो बाई कंडीशनल मत पढ़ लीजिए, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जा रहा है। ये क्या है आपका इंटरचेंज, जैसे मैट्रिक्स में हम यूज़ करते थे ये साइन इंटरचेंज के लिए, तो ये इंटरचेंज है मेरा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, याद रखिए इसका मीनिंग क्या है, इंटरचेंज के लिए मैं ये सिंबल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। बाकी तो जब हम लॉजिकल कनेक्टिव्स में आएंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, बाई कंडीशनल कहते हैं, बट यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इंटरचेंज। तो सी किससे इंटरचेंज करना है आपको, यहाँ पे स्मॉल टी से, यानी जहाँ पे भी आपको सी दिख जाए तो सी किससे चेंज हो जाएगा, स्मॉल टी से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जहाँ टी रहेगा वहाँ सी आ जाएगा। एक और केस है यहाँ पे कि कैपिटल टी कहीं दिख गया तो उसकी जगह क्या लिखना है, कैपिटल एफ लिखना है आपको। अगर दिख गया यहाँ पे कहीं डुअल्स लिखते टाइम यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न में, तो उसकी जगह कैपिटल एफ आता है, बट ये बहुत रेयर है, जल्दी नहीं आता ये केस, बहुत रेयर केस आपको मिलता है। फिर भी देख लीजिए, और ये सी किस में चेंज हो जाएगा, टी में, स्मॉल टी में। स्मॉल टी अगर दिखा तो किस में चेंज हो जाएगा, डुअल्स लिखते टाइम वो सी में चेंज हो जाएगा आपका यहाँ पे। और कुछ है डुअल्स है, तो ये डुअल्स लिखते टाइम यही रूल्स है, आपको ये रूल्स को बस फॉलो करना है, डुअल्स अपने आप हो जाते हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल है, मुझे इसका क्या लिखना है, डुअल्स, तो आप क्या लिखेंगे डुअल्स में, देखिए डुअल्स लिखते टाइम नेगेशन वैसे ही रहेगा, P भी वैसी रहेगा, Q भी वैसी रहेगा, लेकिन ये दिख रहा है आपको, ये किस में चेंज हो जाएगा, एंड आपको किस में चेंज हो जाएगा, और में, और किस में चेंज हो जाएगा आपका, एंड में। और ये जो C है स्मॉल c, इसके प्लेस पे क्या आएगा, स्मॉल t आ जाएगा आपका डुअल्स के केस में, ओके। तो ये डुअल्स होता है, ये डुअल्स के देखिए कंडीशन, नेगेशन कहीं पे भी चेंज नहीं करना है आपको, एंड को किससे इंटरचेंज करना, और से, यानी और दिखेगा तो एंड लगाइए, एंड दिखेगा तो और लगा दीजिए, वहां पे चेंज कर दीजिए,
ये स्मॉल सी यानी कॉन्ट्राडिक्शन, स्मॉल टी यानी टोटोलॉजी। तो ये सी और टी को भी इंटरचेंज करना है, कहीं कैपिटल टी कैपिटल एफ दिखा तो उसको भी क्या करना है आपको इंटरचेंज करना है। तो ये ऐसे लिखते हैं हम, स्टेटमेंट के डुअल्स ऐसे लिखे जाते हैं। कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका डुअल्स लिखना है, तो डुअल्स लिखते टाइम अब एंड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, और में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे और रहेगा तो और को एंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है डुअल्स के केस में, यहाँ पे याद रखिए। अब यहाँ पे आगे आप जाएंगे तो हमको यहाँ पे देखिए कभी कभी स्टेटमेंट जो गिवन होगा, ठीक है, तो स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, गिवन स्टेटमेंट ऐसा मैं लिख लेते। चलिए स्टेटमेंट कैसा होता है, पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, मुझे गिवन होगा यहाँ पे। तो अगर पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन है तो उसका अगर मैं अपोजिट करूँ यानी क्यू इम्प्लाइज पी करूँ अगर मैं, ठीक है, तो ये क्यू इम्प्लाइज पी क्या होता है, इज द कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। ये पी इम्प्लाइज क्यू यानी मुझे कोई एक स्टेटमेंट ऐसा गिवन होगा, ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू में। अब अगर मुझे क्वेश्चन में कह रहा है उसका कन्वर्स लिखिए, तो कन्वर्स लिखते टाइम मेरा क्या आ जाएगा, क्यू इम्प्लाइज पी आएगा, यानी इफ क्यू आएगा देन पी आएगा स्टेटमेंट में, तो उसका क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए इस पे नेगेशन लगा दिया आपने, नेगेशन पी नेगेशन क्यू ऐसा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इज द इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। और उसी तरह अगर इसका हमने ले लिया अपोजिट केस ले लिया, तो इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऐसा जो गिवन होता है इसके डिफरेंट टाइप है लिखने के। अगर आपको स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखना है तो कन्वर्स के लिए क्यू इम्प्लाइज पी लगाएंगे आप। स्टेटमेंट का अगर आपको इन्वर्स लिखना है तो नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू लगाना पड़ेगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है तो नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके आप लिख सकते हैं। जैसे हम देखेंगे वहाँ पे आगे हमको क्वेश्चंस आएंगे ऐसे करने के लिए 1.3 में, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन होंगे, डुअल्स के बेसिस पे भी होंगे, ये इसके बेसिस पे भी होंगे। तो ये सब यूज़ करके हम क्या करेंगे वहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 पे। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्या है, इफ ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 12 ए सेट गिवन है आपको, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर सब क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको क्वांटिफायर यूज किया है, कहीं कहीं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, कहीं पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। तो जैसे अभी आपने देखा था डिस्क्रिप्शन में कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या होगा, हर एक वैल्यूज को, हर एक ए के वैल्यूज को कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या होगा, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में यहाँ पे एनी वन वैल्यू ने भी सेटिस्फाई कर लिया क्वेश्चन को, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे टी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम वही करेंगे। सबसे पहले हम देखिए ए की वैल्यू देखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 12 ये ए की वैल्यूज है आपके पास। तो यहाँ पे x माइनस 9 कोई भी, क्योंकि यहाँ पे कैसा क्वांटिफायर है, एग्जिस्टेंशियल है, एग्जिस्टेंशियल में कोई एक वैल्यू पे भी सेटिस्फाई हो गए तो भी चलेल। तो देखिए x का क्या वैल्यू है 9, अगर 9 रखते हैं x पे 9 माइनस 1 9 माइनस 8 कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 9, अब यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो क्या आएगा 9 माइनस इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 9 satisfy x minus 8 is equal to 1. Okay. The given statement is true and its truth value ये
तो यही करना है आपको स्टूडेंट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमको यहाँ पे क्वेश्चन में करना क्या है, तो क्वेश्चन में हमको बस क्वांटिफायर देखने हैं। क्वांटिफायर के बाद हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में एक वैल्यू पे भी पुट करने पे आंसर आ गया, मतलब आपका क्या है वो ट्रू स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये देखिए यूनिवर्सल के लिए हर एक वैल्यू के लिए चेक करके देखना है आपको इवन आता है कि नहीं आता है आंसर। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर प्लस, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 3 12 आएगा। उसी तरह 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 आएगा। अब सब वैल्यू रख के देख लीजिए आप, सब वैल्यू रखने पे आंसर आपका क्या आएगा, लास्ट में इवन ही आएगा। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल वैल्यूज ऑफ x which is belongs to a satisfy ये स्टूडेंट गलत लिख दिया, satisfies x square plus x is an even number। ये क्या है, एक इवन नंबर है। ओके, तो ये आगे ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर ये एक और लाइन लिख सकते हैं ऐसा, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। ओके, समझ गए ये स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए सिमिलर है केस, थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले क्वांटिफायर को आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा टाइप का क्वांटिफायर है आपका, यूनिवर्सल है या एक्सटिंग्विशर है। ओके, अगर एक्सटिंग्विशर है तो एक वैल्यू को चेक करिए। यहाँ पे देखिए एक वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे x, देखिए क्योंकि एक्सटिंग्विशर है। देखिए x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 तो 0 से ग्रेटर है। ऐसा तो आप नहीं लिख सकते, ये तो रॉन्ग है, 9 लेस हो ही नहीं सकता। और भी अगर आप वैल्यू लेंगे तो और बड़ा बड़ा नंबर आएगा यहाँ पे, यानी कोई भी वैल्यू रखने पे ये कंडीशन सेटिस्फाई आपकी होने वाली यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, ये ऑल वैल्यू ऑफ x डज नॉट, हाँ ये लिख देते, चलिए ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑल वैल्यूज ऑफ x which is belongs to a does not satisfy नो लिख लीजिए, ऑल की जगह नो लिख लीजिए, नो वैल्यू विच इज बिलोंग्स टू ए डज नॉट सेटिस्फाई। क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये देखिए कैसा है, यूनिवर्सल है। ऑल किसके लिए लिखिए, ये केस के लिए लिखिए, क्योंकि एक वैल्यू भी अगर करता तो आप इसलिए लिख रहे नो वैल्यू, यानी एक भी वैल्यू नहीं। ऑल किसके लिए, ऑल इसके लिए लिखेंगे हम ये वाली कंडीशन में, no values of x which is belongs to a does not satisfy x square less than 0, therefore the given statement is false, hence its truth value क्या है, इसकी ट्रूथ वैल्यू f है। ये ऐसा लिखना है, लिखिए, अच्छी बात है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू f है, आपको देखिए ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है ना सबकी। ट्रूथ वैल्यू ओहो t है ना, स्मॉल t आएगा, स्मॉल t। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे यूनिवर्सल का यूज़ किया गया और आपसे पूछ रहा है x इज़ एन इवन नंबर। x यहाँ पे सिर्फ 12 पे इवन है, एक ही वैल्यू पे इवन है, यानी यूनिवर्सल क्या कहता है बट आपको कि हर एक वैल्यू पे वो इवन होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं। अगर यहाँ पे एक्सटिंग्विशर होता तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती,
बट यूनिवर्सल है, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करना था। ये कह रहे हैं कि ये क्या इवन है, बट यहाँ पे हमारे पास इवन के साथ तो सब ऑड नंबर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा भी अगर होता, मान लीजिए ऑड दिया रहता तो भी ये फॉल्स होता, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू क्या है इवन, क्योंकि यूनिवर्सल क्या कहता है, हर एक वैल्यू को कंडीशंस को क्या करना है, ईच एंड एवरी वैल्यू को सेटिस्फाई करना है, ऑल वैल्यूज को। अगर ऑल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही तो वो कंडीशन में उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ होगी, वो फॉल्स है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए सोल्यूशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इजी है यहाँ पे सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन में हम ले लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, okay, all values of x which is belongs to a does not satisfies x is an even number। ये लिख लेंगे आप कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे। यहाँ पे एक और केस लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एक्सेप्ट x इक्वल टू 12। ओके, यानी x इक्वल टू 12। ओके, ऐसा भी है, स्टार्टिंग में भी ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेप्ट x इक्वल टू 12 द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ x विच इज बिलोंग्स टू ए डज नॉट सेटिस्फाई x इज एन इवन नंबर। ओके, तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑल वैल्यूज तो चाहिए आपको, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, hence its ट्रूथ वैल्यू इज f। ओके स्टूडेंट, समझ गए इसके बारे में। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी आप लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट x इक्वल टू 12 रिमेनिंग वैल्यू डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं इसके प्लेस पे। अब यहाँ पे 2 मोर क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले क्वांटिफायर को आइडेंटिफाई करिए। ये क्वांटिफायर कौन सा है आपका, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में अगर 1 वैल्यूज भी आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है तो वो क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन में आप वैल्यू पुट करिए। हमारे पास देखिए ये सब वैल्यूज है, आप 9 लेके आइए, 3 9 27, 27 प्लस 8 35, जो ग्रेटर तो नहीं आ रहा 40 से, और बिगर वैल्यू पे जाइए, 11 लेके देखिए, 11 लेंगे तो 33 और 8 41 होगा, जो 40 से क्या है, ग्रेटर है। यस, ग्रेटर है, गुड। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वैल्यूज 11 लेंगे। अगर 11 पे आपका लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 11, ओके, x इक्वल टू 11 क्या आएगा, x इक्वल टू 11 लेने पे तो देखिए 3x प्लस 8 को देखेंगे आप कितना आ रहा है, तो 3 11 यानी टोटल आंसर कितना आएगा, 41 आएगा। उसी तरह 12 लेने पे भी आपका आंसर मोर ही आएगा। लेकिन देखिए एग्जिस्टेंशियल है, तो एग्जिस्टेंशियल पे तो एक वैल्यू ने भी कर लिया तो इनफ है आपके लिए, तो आप आगे भी मूव कर सकते हैं, या फिर लिखना है तो और लिख सकते हैं 12 के लिए भी, आपकी मर्जी। या एक भी सेटिस्फाई कर गया तो आप आगे बढ़िए, क्या लिख सकते हैं 41, फिर आप लिखेंगे x इक्वल टू 11 एज वेल एज 12, दोनों लिख लीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। 11 एंड 12 सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 3x प्लस 8 ग्रेटर है किससे, 40 से ग्रेटर है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू t होगी। The given statement, therefore the given statement is true hence its truth value is t। ओके, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, t होगी यहाँ पे।
अब उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 उस पर मूव करेंगे आप। उसका सोल्यूशन सबसे पहले इसमें भी क्वांटिफायर देखिए कैसा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यानी हर एक वैल्यू को कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे आ जाइए, फिर फर्स्ट वैल्यू ले लीजिए, फर्स्ट पे 3 ले लिया, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करिए। अगर वो स्मॉलेस्ट वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो जो इससे बड़ी वैल्यू वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि प्लस का केस है यहाँ पे। मान लीजिए 3 लिया आपने, 2 3 = 6, 6 + 9 15 आ रहा है, जो 14 से क्या है, ग्रेटर है। अगर हम वहां पे 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेंगे तो 2 5 = 10 हो जाएगा, 10 + 9 19, 19 भी क्या है, 14 से ग्रेटर है। अब और अगर ग्रेटर नंबर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू तो ग्रेटर ही आएगा, मतलब हर एक वैल्यू क्या कर रही है, हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई आपकी कर रही है यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स किसको बिलोंग्स करती है, ये एक्स की वैल्यू बिलोंग्स टू ए सेटिस्फाई that 2x + 9 which is greater than 14. Okay, फिर लिखेंगे therefore the given statement is true, hence its truth value is t. ओके, तो ये समझ गए इसके बारे में। अब तो समझ गए होंगे आप क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये यूज़ था इसके लिए, काफ़ी ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये ज़्यादा नहीं 1-2 मार्क्स के लिए कभी आते, 2 मार्क्स के लिए भी आएंगे तो 2 गिवन होंगे आपको सब क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1.3 के। ओके स्टूडेंट, अब मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में डुएल्स लिखना है हमको। डुएल्स के लिए मैंने आपको देखिए बताया था, यहाँ पे डुएल्स के लिए हमने कंडीशन क्या देखी थी कि अगर कोई ऐसी चीज है, ये जैसे एंड है तो वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, और रहेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। स्मॉल सी रहेगा तो वो स्मॉल टी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कैपिटल टी कैपिटल एफ का भी था, बट वहां पे कोई यहाँ पे कोई गिवन नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे इसको बस इंटरचेंज आपको करना है, इंटरचेंज। यहाँ पे क्या करना है, इनको इंटरचेंज। इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये पार्ट दिखेगा तो ये लिख देना है आपको, बस। अपोजिट भी करना है। हाँ, टी आवत है तो सी लिखत है, हाँ सॉरी। अगर स्मॉल सी आएगा तो स्मॉल टी लिख देंगे, स्मॉल टी रहेगा तो स्मॉल सी लिख देंगे आप यहाँ पे। ओके, अब लिखते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन करेंगे हम यहाँ पे। देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो सोल्यूशन बहुत इजी, डायरेक्टली हमको आंसर ही लिखना है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, द डुएल्स आर, ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं। ये डायरेक्टली आंसर लिखना है, वैसा भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली आंसर लिखते चलिए। ये नेगेशन देखिए, और है जो, और वो क्या बनेगा, एंड बन जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ कैप है देख लीजिए, यहाँ पे ये एक प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, ये सब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर ये एंड है तो एंड क्या हो जाएगा, और बन जाएगा आपका, और ये जो और है वो क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा यहाँ पे। बस इतना सा काम है आपको डुएल्स में, बहुत इजी है, इसलिए कहा था बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्मॉल सी है। आपने क्या सीखा, स्मॉल सी क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। स्मॉल सी यानी कॉन्ट्राडिक्शन, क्या बन जाएगा वो, टी यानी क्या, टोटोलॉजी बन जाएगा। फिर ये और है तो वो क्या हो जाएगा आपका, एंड। बाकी सब देखिए सिनारियो, ये चेंज, जहाँ जहाँ एंड और है वो चेंज हो जाएंगे आपकी। फिर यहाँ पे ये वाला लिखते हैं आप, सोल्यूशन। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, काफ़ी इजी है डुएल्स, कोई डिफिकल्ट, बहुत सिंपल कंसेप्ट है डुएल्स का। तो यहाँ पे देखिए नेगेशन पी, ये दिख रहा है आपको, ये चेंज हो गया, ऐसा बन गया। ये डुएल्स की वजह से ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो जाएगा आपका। ओके, अब ये पार्ट पे आते हैं। ये पार्ट कैसे करेंगे, तो ये पार्ट भी देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये पार्ट भी आपका, यहाँ पे देखिए P है और Q और C है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, P एंड Q एंड
सी, ऐसा लिख देंगे आप यहाँ पे। ओके, तो काफ़ी इजी। सी, सॉरी, ओहो हो, सी नहीं आएगा, सी की जगह क्या आएगा यहाँ पे, टी आएगा। ये टी की प्लेस पे क्या आएगा आपका यहाँ पे, सी आएगा। ओके, यहाँ पे देखना ज़रूरी है स्टूडेंट, ध्यान दिया करिए, ध्यान नहीं देते आप लोग, बोले चालेल, ऐसा नहीं चालेल भाई। ठीक है, अब ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की बात। बाकी और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो तो काफ़ी इजी है, आप तो अब समझ गए, इतना डिफिकल्ट नहीं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या है, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव के बारे में आपको यहाँ पे। तो इजी है, इजीली कर सकते हैं आप, इतना डिफिकल्ट नहीं जैसा आप सोचते हैं। नहीं, ऐसा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी है। सबसे पहले हमको क्या करना है, पी और क्यू को आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में से। जैसे मेरे पास देखिए ऐसा क्वेश्चन है, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। आप जानते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक इम्प्लाइज की कंडीशन है, क्योंकि कभी भी आपको कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है तो स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू में ही होता है ऑलवेज। ये हमेशा एक कंडीशन क्या है आपकी रहेगी कि वो पी इम्प्लाइज क्यू में स्टेटमेंट गिवन होगा। ठीक है, इसी में लगता है कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इफ के बाद वाला जो भी पॉइंट है आपका, जो भी पार्ट है वो क्या है आपका, पी है। ओके, इफ के बाद वाला पार्ट क्या है, पी है। पी क्या है आपका, सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ओके, और क्यू पार्ट क्या है आपका, क्यू वाला पार्ट, तो देखिए क्यू वाला पार्ट क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस। ये क्यू पार्ट है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट कैसा दिया है, तो आप लिख सकते हैं गिवन स्टेटमेंट किसके फॉर्म में दिया है, P इम्प्लाइज Q के फॉर्म में आपको गिवन है स्टेटमेंट। अब अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका कन्वर्स इनवर्स ये सब करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कन्वर्स। आप लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कन्वर्स क्या होता है, Q इम्प्लाइज P होता है। तो हम यहाँ पे कन्वर्स लिखेंगे स्टेटमेंट का। ठीक है, कन्वर्स कैसे लिखेंगे, तो कन्वर्स काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट। देखिए कन्वर्स में अपोजिट करना है आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़, क्या लिखेंगे, या नीचे भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे इफ़ लिखा हमने। इफ़ के बाद क्या आएगा, क्यू क्या है आपका, इफ़ प्रेशर इंक्रीजेस। ओके, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन फिर पी पार्ट आएगा आपका। पी पार्ट क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ऐसा होगा, दिख रहा है आपको, ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम किसको देखेंगे, अब यहाँ पे कन्वर्स हो गया, कन्वर्स के बाद आता है इनवर्स। अब इनवर्स पे जाएंगे, इनवर्स कैसा लिखेंगे, तो इनवर्स क्या होता है, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q होता है हमारा। ओके, तो इनवर्स देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़, इनवर्स के बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव आएगा आपका यहाँ पे। तो कन्वर्स के बाद इनवर्स नेगेशन है, नेगेशन लगाना है आपको। एक चीज़ देखिए, ये स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, ये भी वैसी ही है, मतलब जैसा स्टेटमेंट चल रहा है वैसे ही आने वाला है। बस दोनों में आपको क्या लगा देना है, नॉट की कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है आपका, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब आपको डू डज ऐसा यूज़ करना पड़ेगा कुछ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे डिक्रीजेस आ रहा है, तो डिक्रीजेस के लिए डस लगाना पड़ेगा आपको, डस लगाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, यानी जैसे क्वेश्चन था वैसे ही हमारा चलेगा। यहाँ पे देखिए इफ सरफेस एरिया, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे डज नॉट लगाएंगे, क्योंकि नॉट नेगेशन आ रहा है, यहाँ पे नॉट लगेगा। डज नॉट, यहाँ पे आगे क्या आएगा, डिक्रीज आ जाएगा। देखिए डिक्रीजेस डिक्रीज बन जाता है जब हम यहाँ पे डज लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। जब यहाँ डज लगेगा तो डिक्रीजेस डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे क्या आएगा, देन प्रेशर के आगे भी वही आएगा, डज नॉट इंक्रीज, ऐसा लिख देंगे, प्रेशर डज नॉट इंक्रीज आ जाएगा। ओके, अब किधर मूव करेंगे, अब हम जाएंगे किसके पास, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के पास आप जाएंगे।
कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव को अगर आप देखेंगे तो ये कन्वर्स का अपोजिट आपको दिखेगा, कन्वर्स के जैसा ही स्टेटमेंट रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेशन आ रहा है आपका। तो हमारे सेंटेंस सेम रहेगा जैसे, बस यहाँ पे हमको क्या लाना है, नॉट नॉट लाना है दो जगह। तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको लिखना भी इजी है, ये ऐसे ही चलेंगे आप। इफ प्रेशर देखिए इंक्रीजेस की जगह क्या लगाएंगे हम, डज नॉट इंक्रीज, फिर देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, ऐसा आ जाएगा। ओके, डज नॉट डिक्रीज। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझिए, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जैसे स्टेटमेंट तो P इम्प्लाइज Q में है, कन्वर्स आपका Q इम्प्लाइज P में आ जाएगा। ठीक है, ये तो इजी है सर लिखना। ये इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए देखिए एक चीज़ याद रखिए, ये इनवर्स क्या है, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, यानी इसी को देखिए, मतलब जैसा हमारा क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। बस हमको क्या करना है, यहाँ पे दो जगह नॉट को इंट्रोड्यूस करना है, P में भी नॉट लगाना है, यहाँ पे भी नॉट लगाना है आपको। यानी यहाँ पे इनवर्स क्या है, जैसा आपको क्वेश्चन दिया रहता है उसी में मिल जाएगा आपको इनवर्स। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए आपको कन्वर्स की हेल्प ले सकते हैं आप, कन्वर्स में जैसा है वैसे ही जाइए, बस क्या करिए यहाँ पे नॉट को इंट्रोड्यूस करिए, तो क्या बन जाएगा आपका, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ पे। उसी तरह सिमिलर है, समझ गए स्टूडेंट ये। उसी तरह ये क्वेश्चन भी हमारा, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ द ह्यूमन इन इट इज लिटरेट। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारा। ओके, तो सोल्यूशन पार्ट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको P और Q को आइडेंटिफाई करना है, तो P लिखेंगे आप पहले, Q लिखेंगे। देखिए याद रखिए P किधर है, इफ के आगे वाला पार्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बाकी सब क्वेश्चन से, जैसे यहाँ पे इफ आगे आ रहा है मेरा, तो ये इफ के बाद वाला जो पार्ट है वही P रहेगा ऑलवेज, याद रखिए। इफ के बाद वाला पार्ट क्या है, P। तो P क्या है मेरा, द वुमेन इन इट इज लिटरेट, ये मेरा P पार्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे Q पार्ट क्या है, तो ये जो पार्ट है ये Q हो गया आपका। क्या पार्ट है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। ओके, ऐसा दिया रहेगा। अब यहाँ पे ओके चलिए, यहाँ पे देखिए एक और चीज़ करते हैं। यहाँ पे लोग जैसे इंक्रीज के बाद कॉमा आ जाता है, कहीं कहीं कॉमा लगा देते हैं, आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा मिलेगा। ओके, यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, डिक्रीज कर रहे, तो ऐसा कॉमा ये लगा सकते, लगाना चाहे तो आप, नहीं तो ऐसा कोई नेसेसरी केस नहीं है उसमें। गिवन स्टेटमेंट क्या दिया है, गिवन स्टेटमेंट इज, देखिए ये भी P इम्प्लाइज Q में ही दिया है स्टेटमेंट। ठीक है, बस यहाँ पे P को आपको आइडेंटिफाई करना नेसेसरी है कि इफ के बाद वाला पार्ट हमारा क्या होगा, P होगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आगे, तो हमको पता है हमको क्या लिखना है इसका, अगर इनवर्स लिखना है, क्या लिखना है, कन्वर्स लिखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट कन्वर्स आएगा। कन्वर्स याद रखिए, कन्वर्स क्या होता है, Q इम्प्लाइज P होता है आपका कन्वर्स। ओके, अब कन्वर्स कैसे लिखेंगे, इजी है कन्वर्स लिखना। देखिए कन्वर्स के लिए आपको Q का हेल्प पहले लेंगे, यानी इफ लगाएंगे सबसे पहले, इफ, फिर ये लिखेंगे इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। ओके, ऐसा लिख लेंगे आप। फिर देन लगा के आप क्या, P वाला पार्ट लिख लेंगे, देन द ह्यूमन इन इट is literate। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हम अब इनवर्स पे जाएंगे हम लोग। इनवर्स कैसे होता है, तो इनवर्स नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q होता है हमारा, ये इनवर्स होता है। ओके, अब इनवर्स लिखना कैसे है,
इनवर्स इजी है लिखना। इनवर्स में देखिए ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, इजीली आप लिख सकते हैं इनवर्स, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद हम पी पे जाएंगे, द वुमेन इन इट इज़, इसके बाद नॉट लगेगा यहाँ पे, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ द वुमेन इन इट इज़ नॉट लिटरेट, ठीक है, हमने नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, देन आ जाएगा, यहाँ पे देन लगाया आपने। देन के बाद क्या होगा सर, देन लगाया आपने। देन के बाद आपको क्या करना है, नेगेशन क्यू, यानी क्यू को नेगेशन लगाना है। इसमें देखिए बिकम्स है तो डज नॉट बिकम हो जाएगा ये, अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। ऐसा हो जाएगा। अब बात करते किसकी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करेंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव पे जाएंगे, ये कैसे लिखा जाएगा इसका, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ओके। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी आपका होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इजी है कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी लिखना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इफ से स्टार्ट करेंगे आप, क्यू वाला पार्ट लिखेंगे आप, ठीक है। क्यू वाला पार्ट क्या है, मतलब ये पार्ट पहले आ जाएगा, अ फैमिली वाला। इफ अ फैमिली, सेम वही, इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, फिर देन लगाएंगे हम। देन के बाद क्या आएगा हमारा, नेगेशन पी वाला पार्ट, यानी ये आ जाएगा, द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, 1.3 का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम में आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, काफ़ी इजी होता है। 1 मार्क्स ईच कैरी करते हैं। कन्वर्स 1 मार्क, इनवर्स 1 मार्क्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव 1 मार्क्स। तो ऐसे 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ऐसा आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखिए उसका, ठीक है स्टूडेंट। तो काफ़ी ईजी है। सबसे पहले पी क्यू को आइडेंटिफाई करिए, फिर स्टेटमेंट लिखिए कि स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में है, तो उसका कन्वर्स क्यू इम्प्लाइज पी होगा, इनवर्स नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू होगा, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी होगा आपका, ओके। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे आपको ये कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव को जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ एक्स लेस देन वाई देन एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। फिर दिया भी ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे ब्रैकेट में दिया है, ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई ऐसा दिया है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब ये क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट आपको। अब इसको करेंगे कैसा आप, तो यहाँ पे वही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे हम यहाँ पे सोल्यूशन। सबसे पहले वही पी पार्ट आइडेंटिफाई करना है, क्यू पार्ट। पी पार्ट क्या है आपका, देखिए पी तो यही है इफ के बाद वाला, क्यू क्या है, अब दोनों ये क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स वाई किसको बिलोंग्स करते हैं, आर यानी रियल नंबर्स है ये सब, ओके। ऐसा लिखना है, लिख सकते हैं आप। आगे मूव करिए। फिर हमको क्या चाहिए, इसमें भी कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव चाहिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कन्वर्स, कन्वर्स क्या होता है, क्यू इम्प्लाइज पी कन्वर्स होगा मेरा। फिर आगे आएगा मेरा इनवर्स, इनवर्स क्या होगा, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू होगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्या होगी कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये हो गया आपकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पे बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको याद रखेंगे आप तो काफ़ी इजीली हो जाएगा ये काम आपका। अब कन्वर्स में देखिए क्या होता है, मान लीजिए चलिए
अगर मैं ये लिख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 3 है, ओके, तो इसका अपोजिट क्या होगा? जैसे ये देखिए नंबर लाइन है, ये 1 2 3 4 ऐसा है, ठीक है, ये 3 हो गया मेरा, ये 4, ये 5। तो ग्रेटर देन 3 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे कि x किधर से स्टार्ट है? x ये 3 से स्टार्ट है कि 3 के आगे से? 3 के आगे से स्टार्ट है x, यानी x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, आगे जा रही है, कंटिन्यू है, पर ये 3 के इक्वल नहीं, 3 को कंसीडर नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। 3 देखिए 3 पे ऐसा ओपन आता है, आगे क्लोज इंटरवल आएगा, ये ओपन, ओपन यानी 3 इंक्लूड नहीं है, 3 के आगे वैल्यू इंक्लूड है। तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? x लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें 3 काउंट हो रहा नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए 3.1 से ये वैल्यू काउंट हो सकती है, बट 3 नहीं काउंट हो रहा है वहाँ पे। तो ये x लेस देन इक्वल टू 3 हम लेंगे, तो उससे क्या होगा? ये रिमेनिंग वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम वही करते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं कन्वर्स। कन्वर्स तो काफ़ी इजी है। कन्वर्स में तो आप क्या लिख लेंगे? देखिए इजी है कन्वर्स में, इफ़ लगाएंगे आप, इफ़ अपोजिट कर देंगे बस इसको, ये ले लेंगे x स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, देन के बाद p क्या है? x लेस देन y। ये तो इजी है। ये पार्ट देखिए इन्वर्स कैसे लिखेंगे अब? इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्या करेंगे सर? ठीक है बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेगेशन p देखिए इफ, ओके। अब नेगेशन, तो नेगेशन में यहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर में क्या होगी? साइन चेंज कर देंगे आप, बस यही होता है इसका नेगेशन। साइन चेंज करेंगे, इसको ऐसी साइन करेंगे और इक्वल भी लगाएंगे, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं, जैसे देखिए यहाँ पे केस था, देखिए ग्रेटर का मैंने ऐसा किए थे, तो ये उल्टा केस है यहाँ पे। अगर ये स्मॉलर होता तो ये साइड ब्रैकेट आती, तो ये ऐसा आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे ओके, ये तो नीचे जाएगा स्टूडेंट, ये किधर जाएगा आपका? p क्या है आपका? x लेस देन y, तो ये लग जाएगा वहाँ पे। फिर देन आप क्या लगाएंगे? q क्या होगा आपका? इसकी भी साइन चेंज कर देंगे आप, बस इतना ही हो गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो और इजी है, इसको बुला लीजिए पहले, चलो भाई। हो गया। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया? कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का पार्ट था, जो काफ़ी मैं आपको बताया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप 1.2 की भी बात करते हैं, अगर आप 1.2 जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में किया होगा, तो 1.2 में भी हमने अभी यहाँ पे हमने टोटोलॉजी ये सब भी किया था आज के लेक्चर में। तो ये जो 1.2 का जो पार्ट है वो भी एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला जो क्वेश्चन होता है, फिर एग्जामिन करिए कि टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन है, आप सॉल्व करके बताइए क्या आएगा कि कॉन्टीजेंसी है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी वैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, 3 मार्क के लिए आता है ये। तो ऐसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन यही फॉर्म में आते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में, ओके। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।